is new, which says you dug a grave for us two. Being there with you in your blacks and whites. Don't let me sleep, honey, when the moon shines. Hi everyone, I'm here today with a new single by my side. By my side मेरा न्यू सॉन्ग है. मेरे जो अपकमिंग ईपी है दिसंबर में आने वाला है, उसी के सिलसिले में ये तीसरा गाना है जो लव के एक दूसरे शेड को बताता है. लव एंड हेट्रेड एज अ इमोशन, ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं. एक इंसान को प्यार भी कर सकते हो, लेकिन कई बार आपकी सफरिंग्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आप उस डायमेंशन में चले जाते हो कि वो इंसान आपको सामने होते हुए भी नहीं चाहिए. एंड एक हेट्रेड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, लेकिन हेट का इमोशन जब वो डेवलप होने लगता है लव के साथ. बाय माई साइड इज सच अ सॉन्ग विच फोकसेस ऑन दैट, एंड आप उसको सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हो. बाय माई साइड की शुरुआत अगर मैं देखूँ तो एज इन सच ये प्लान सॉन्ग नहीं था. लिरिकली आप कई चीज़ें सोचते हो, प्रोसेस करते हो, इमोशंस के बारे में आप कई बार सोचते रहते हो, एंड कई बार उस प्रोसेस में आपको कई लोग मिलते हैं जो उस चीज़ से जुड़ पाते हैं या उस एम्पैथी से जुड़ पाते हैं. मेरे प्रोसेस में मेरे फ्रेंड पुनीत अग्रवाल, जो मेरे कॉलेज फ्रेंड रहे हैं, हमने सोचा था हम कभी गाना लिखेंगे जब हम कॉलेज में थे, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई. कोविड के दौरान फिर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है कि बाय माई साइड टाइटल डिसाइडेड नहीं था, लेकिन पुनीत ने कुछ लिखा था, फिर उसमें मैंने कुछ ऐड ऑन किया, एंड फिर हमने डिसाइड किया कि इसको एक गाने के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. क्योंकि पहले एक पोएट्री का कोलैबोरेशन का इंटेंशन था, गाने का इंटेंशन नहीं था. धीरे धीरे एक गाना बनता है, एंड कई ड्राफ्ट्स के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हाँ अभी गाना रेडी हो गया है. एंड फ्यूचर में जब भी पहला गाना मेरा आएगा, एंड आई थिंक ये कमिटमेंट मैंने पुनीत को दी थी कि डेफिनेटली वन ऑफ द सॉन्ग्स इन माई ईपी इज गोना बी देयर विद यू. सो आई थिंक फाइनली हमारा पहला कोलैबोरेशन सामने आता है बाय माई साइड के फॉर्म में. बाय माई साइड पहले मैं जितना जोड़ नहीं पा रहा था उस गाने से, अब पर्सनली आई फील मोर कनेक्टेड टू दैट सॉन्ग, बिकॉज जैसे आप मल्टीपल ड्राफ्ट लिखते हो एंड कहीं ना कहीं आपके इमोशंस इन दी एंड गानों में आते हैं. वो मेरा प्रोसेस रहा है, चाहे मेरे पिछले दोनों सिंगल्स रहे हो, रकौनते रहा हो, चाहे विंटेज रहा हो, उसमें भी लव की बातें थी एंड लव एज एन इमोशन की बातें थी. लव के डिफरेंट शेड्स थे. बाय माई साइड में भी एक लव का ऐसा शेड है कि जब मुझे लगता था जिस इंसान से मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि उन्हें होना चाहिए था, लेकिन उन क्षणों में वो थे नहीं, तो जो फीलिंग आपके एक लोनलीनेस की आती है, एंड लोनलीनेस के साथ आपको एक रियलाइजेशन होता है कि उस इंसान का होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड एक धीरे धीरे एक गुस्सा, एक एंग्स्ट, एक हल्की सी नफरत की जो फीलिंग आती है लव के साथ, बाय माई साइड उसी पे फोकस ऑन करता है. सिमिलरली आई थिंक गाने का जो नरेटिव है एज आई सेड कि लव के इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, एंड रकौनते या विंटेज में भी सेम चीज़ें बातें हुई थी. जिन्होंने अभी इन गानों को सुना नहीं है उनके लिए मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि रकौनते मेरा पहला सिंगल था जो जुलाई में आया था, एंड रकौनते वॉज द फर्स्ट सॉन्ग इन द सीरीज जो ईपी आने वाला है. रकौनते वॉज अबाउट रिलेंटलेस लव, कि आप ना चाहते हुए भी आप हर चीज़ वो करते हो उस इंसान के लिए, चाहे आपके लिए जितना गलत है, आप सारी बाधाएं तोड़ देते हो, एंड यू जस्ट वॉन्ट टू बी दैट पर्सन. तो आई थिंक उस इमोशंस को हाईलाइट करते हुए रकौनते लिखा था मैंने. एंड उसके बाद जो नेक्स्ट सॉन्ग था, इट वॉज अ फेज ऑफ माई लाइफ. तो रकौनते एक फेज था मेरी लाइफ का, उस फेज के ख़त्म होते फिर एक नया फेज जब स्टार्ट होता है, वहाँ से विंटेज की शुरुआत होती है जो मेरा दूसरा गाना है. विंटेज में भी एक इमोशन की बात हुई थी, जहाँ पे जो चीज़ें आप पहले कभी नहीं करते हो, कई साल बाद आपको लगता है कि आपके अंदर वो चाइल्डिशनेस आ जाती है इन अ वे कि जैसे आप स्कूल कॉलेज में आपका जो प्यार होता है, कई बार आप उन इमोशंस को फिर से जी सकते हो, एंड आपको रियलाइज़ होता है कि आज के समय में जहाँ पे लव के डेफिनेशन इतने बदल रहे हैं, विंटेज एरा में जो जैसे लव होता था या उसको एक्सप्रेस किया जाता था, वो चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं आज के जनरेशन में, उसको कितने सहेज के आपको रखना चाहिए. तो विंटेज का थीम भी समवॉट ये था. सो तीसरा प्रोसेस मेरा बाय माई साइड है, एंड आई होप आपको गाना पसंद आए. एंड फ्यूचर में भी मेरी प्लानिंग है कि एक और गाना निकालने की, एक नया सिंगल आएगा, उसका टाइटल है रिव्यूज़,
एंड इन अ वे हिंदी में आप उसको छलावा कह सकते हो। उस गाने में क्या होगा वो आपको इवेंचुअली पता चलेगा आने वाले महीने में। एंड उसकी फर्दर सीरीज में हम प्लान कर रहे हैं कि पूरा ईपी इन चारों सिंगल्स के साथ एक आएगा जिसमें लव के डिफरेंट शेड्स आपको सुनने को मिलेंगे। जैसे आपको 3 शेड्स अभी मिले हैं, रिव्यूज के आने के बाद आई थिंक वो 4 शेड्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड यू विल हैव एन एंटायर ईपी विद देयर इन फ्रंट ऑफ यू। एंड इन फ्यूचर मेरा प्लान है, आई थिंक अभी तक गाने अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर कमिंग कि आप रीजनल लैंग्वेजेस या हिंदी में आप जाओगे या नहीं जाओगे। एंड आई डिडंट से मच अबाउट इट आई थिंक बिकॉज प्लान्स हमारे थे, पर धीरे धीरे आई थिंक दैट्स द फर्स्ट रिवील वी आर डूइंग कि नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है एक ईपी पे काम करने का जहाँ पे हम इंडियन फोक को मिक्स करेंगे एंड वेस्टर्न म्यूजिक के साथ धीरे धीरे हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे रीजनल लैंग्वेजेस के साथ एंड कुछ नया होगा फॉर श्योर। वी आर नॉट ट्राइंग टू गो मेन स्ट्रीम विद अदर थिंग्स एंड मेरा एंड शरद का फिर से कोलैबोरेशन हो रहा है। एंड ऑल्सो आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन बाय माय साइड में कुछ लोगों के बारे में जिनके बिना ये गाना पूरा नहीं हो सकता। जो कवर शूट हुआ है वो पवन थापा जी ने किया है। ही इज़ अ ब्रिलियंट फोटोग्राफर एंड अ वीडियोग्राफर फ्रॉम नेपाल। एंड मेरे प्रोड्यूसर आई थिंक शरद जोशी, somebody whom I'll thank enough because him and I crossed paths in a time जहाँ पे everybody was saying no to my music and कोई accept नहीं कर रहा था। And eventually हमने एक गाना प्लान किया था and eventually शरद was okay to work on other songs as well and finally अब हम EP next EP पे भी काम कर रहे हैं। And Himanshu Joshi uncle from Indian Ocean who helped us meet. So Himanshu uncle and my teacher Miss Nadia Balawan, these are the few people and even the cover designers Ashutosh and Heba, jinke bina all these 3 songs wouldn't have been complete. So I'm really thankful to them for this entire journey. Right now Indian music industry में काफ़ी blend हो रहा है English music का and काफ़ी स्कोप बढ़ता जा रहा है जो मुझे पहले इतने सालों से लगता नहीं था। एंड एक रेजिस्टेंस या कह सकते हैं एक हेजिटेशन मुझे भी थी इंडस्ट्री में घुसने के लिए क्योंकि मुझे लगता था इंडियन इंडस्ट्री में मेरा कभी स्कोप नहीं बन पाएगा। एंड क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस भी पहले इंग्लिश गानों के लिए हाँ नहीं बोलते थे, अब धीरे धीरे प्रोडक्शन हाउसेस इंडिया में बन चुके हैं जहाँ पे इंग्लिश गानों को प्रमोट किया जा रहा है एंड एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। इनफैक्ट हिंदी इंडस्ट्री में अगर मैं देखूँ, खाली नॉट ओनली हिंदी, रीजनल इंडस्ट्रीज में भी इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड जितने भी वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस हैं। सो इंडियन इंडस्ट्री अपने आप में एक सेल्फ नर्चरिंग एंड सेल्फ ग्रोथ वाली इंडस्ट्री बनती जा रही है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स की वजह से एक नया डायमेंशन मिलता जा रहा है एंड विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर आई थिंक इंडिपेंडेंट म्यूजिक बिकॉज आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार लेबल हाउसेस के पास जाएँ, आप इंडिविजुअली अपना काम कर सकते हैं एंड आपकी एक ग्रोथ हो सकती है। सो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे जैसे बढ़ती जाती हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़, तो आपके नए डायमेंशन खोलते जाते हैं। एंड ऑब्वियसली जब डेमोक्रेटाइजेशन इतना होता है, सोशल मीडिया के आने से जितना जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है कि आप अपने कंटेंट डाल सकते हो आसानी से, तो सबके पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स होते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव साइड ये है कि आप अपना गाना आसानी से अब पूरी दुनिया में सुना सकते हो। नेगेटिव है कि कई लोग क्रिंज कंटेंट बनाते हैं जो व्यूज़ के लिए होता है खाली एंड ऑडियंस मिलती है, लेकिन इन दी एंड आई थिंक जैसे बोला जाता है कि आप पॉजिटिव चीज़ पे हाईलाइट करें, तो कंटेंट बेस्ड चीज़ें अभी भी रेलिवेंट हैं एंड उसकी भी व्यूअरशिप उतनी ज़्यादा ही है अगर क्रिंज कंटेंट भी अगर लोग देखते हैं तो कंटेंट बेस्ड जितने भी गाने आज भी बनते हैं दे आर एवरग्रीन एंड वो आगे भी रहेंगे। सो पैरेलली आई थिंक टेक्नोलॉजी से एक कॉन साइड आया है, तो आई थिंक एक प्रो चीज़ जिसका प्रो एस्पेक्ट है वो भी रिटेन हुआ है एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री एंड स्पेशली द वेस्टर्न म्यूजिक का जो ब्लेंड हुआ है। एंड बिगेस्ट चेंज आई थिंक इसका क्रेडिट जाता है जनरेशन जी एंड कह सकते हैं जो आगे जनरेशन होगी उसमें और एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि जनरेशन जी में इंग्लिश को लेके एक जो एक्सेप्टेंस है वो चीज़ ट्रांसलेट होकर आई थिंक उनकी प्रीवियस जनरेशन में भी आती जा रही है। जैसे मेरे घर में था कि पहले उतने लोग हिंदी गाने ही सुनते थे, खाली इंग्लिश गानों का उतना लोगों को पसंद नहीं थे, ना लोग समझना चाहते थे। जब धीरे धीरे एक बेस बनता जाता है कि जैसे मैंने सुनना स्टार्ट किया, मेरे भाई बहनों ने सुनना स्टार्ट किया, फिर पिछले जनरेशन के लोग ने भी कुछ गाने सुनने स्टार्ट किए, उनको उसकी धुन समझ आई, उसकी लिरिक्स समझ आए, तो उनका रिलेटेबिलिटी फैक्टर भी बढ़ता जाता है। सो धीरे धीरे आई थिंक जैसे कल्चर इवॉल्व होता है वैसे ही म्यूज़िक बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कल्चर ऑफ एनी सोसाइटी, म्यूज़िक का भी एक ग्रोथ आपको देखने को मिलती है एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट्स हेल्पिंग इन द इंडियन इंडस्ट्री एज वेल कि अब धीरे धीरे जैसे कल्चर में ग्रोथ होती है, सोसाइटी में ग्रोथ होती है, जनरेशन में ग्रोथ होती है। सो
म्यूज़िक इंडस्ट्री भी पैरेलली इमर्ज हो रही है, एंड आई एम रियली होपफुल कि आने वाले समय में और भी ब्रिलियंट वर्क्स होंगे या म्यूज़िक में, और नए आर्टिस्ट आएंगे जो नई नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी। म्यूज़िक इंडस्ट्री से पर्टिकुलरली एज एन इंडस्ट्री से मेरा कोई नाता नहीं है, लेकिन आप आर्ट से कह सकते हो कि म्यूज़िक से मेरा नाता रहा है। म्यूज़िक मैंने 2014 के आसपास स्टार्ट किया था, आइडिया 2013 के एंड तक आ गया था, क्योंकि स्कूल में हम प्लान कर रहे थे एक बैंड बनाएंगे। बैंड इवेंचुअली बन नहीं पाया क्योंकि सबकी अपनी व्यस्तताएं थी। मेरे स्कूलमेट्स अपने करियर फील्ड में चले गए, मैं अपनी फील्ड में चला गया, मुझे भी बैचलर्स डिग्री अपनी में एडमिशन चाहिए था। सो एक बैंड बनाने की कोशिश थी, प्लस फैमिली का उतना सपोर्ट नहीं था, बिकॉज पेरेंट्स को ये लगता था कि इंग्लिश म्यूजिक इंडिया में कौन सुनेगा, एंड दैट टू अगर उस समय थोड़ा रेशियल वर्जन आ जाता था कि एज अ ब्राउन पर्सन हाउ विल मेक अ स्पेस इन अ इंडस्ट्री विच इज रन बाय वाइट पीपल। सो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आई थिंक मिसकॉन्सेप्शन पहले था, जो अब धीरे धीरे डेवलप होता आया, एंड मेरे अंदर भी वो बात बैठ गई कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे फिर वो एक स्टेज आता है कि जहाँ मुझे लगा कि चले एक उस बात पे चलते हैं जहाँ पे मुझे अपने आप पे काम करना चाहिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक रियलिटी शो हुआ था वहाँ पे मैंने सोचा जाने को, अकेला इंडिया का रियलिटी शो था इंग्लिश गानों का, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे अमेजिंग सिंगर्स हैं जिनकी वोकल एबिलिटी इतनी अच्छी है। मुझे अभी काफ़ी टाइम है कि मुझे अपना उस स्किल को उस मुकाम तक पहुँचाने के लिए मुझे काम करना चाहिए। उसके बाद मुझे उस स्टेप लेना चाहिए जहाँ पे आप इंडस्ट्री में घुस सकते हो। सो उसके बाद एक जर्नी स्टार्ट होती है जहाँ पे मैंने खुद पे काम करना स्टार्ट किया। रिसोर्सेज बहुत कम थे, टीचर नहीं था कोई, एंड उस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग गया। 2021 में फाइनली मिस नादिया बालियान से मेरा परिचय होता है, एंड उन्होंने मेरी वोकल में ट्रेनिंग स्टार्ट की, वेस्टर्न क्लासिकल में ट्रेनिंग स्टार्ट की, एंड वहाँ से आई थिंक एक न्यू जर्नी स्टार्टेड फॉर मी। आई थिंक जब मैम को मैंने परफॉर्म करते भी वो देखा, बिकॉज उनका एक कॉयर चलता है दिल्ली में, एंड फर्दर जब बैक स्ट्रीट बॉयज का कॉन्सर्ट मैंने देखा, तो आई थिंक दैट वाज अ पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन जब मुझे लगा कि मुझे अपने खुद के गानों पे काम करना चाहिए, एंड एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपने आप को इमर्ज करना चाहिए। एंड फाइनली दिस ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर भी मैंने गाना रिलीज करने का सोचा था, लेकिन चीज़ें बन नहीं पाई क्योंकि लेबल्स का रिप्लाई नहीं आया। बट इवेंचुअली आई थिंक चीज़ें अपने समय के साथ होती हैं, एंड शरद से मेरा मिलना हुआ इस साल, शरद जोशी जो इस गाने के प्रोड्यूसर हैं, एंड फाइनली 3 गाने आपके सामने हैं, एंड आई एम होपफुल कि ये जर्नी आगे ऐसे कंटिन्यू होती रहेगी। फैमिली का सपोर्ट कितना मिला और कैसे कन्विंस कर पाया? फैमिली थोड़ी रेजिस्टेंट थी इनिशियली, जस्ट बिकॉज उनके पास एग्जाम्पल्स नहीं थे। लोगों को लगता था, खाली फैमिली नहीं, आई थिंक मेरे फ्रेंड सर्कल में भी देखूं, जो लोग इंग्लिश गानों को समझते थे उनको तो समझ में आता था, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये लगता था कि आप हिंदी गाने क्यों नहीं करते हो, क्योंकि एज एन इंडियन आई थिंक आपको अपनी मदर टंग पे काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं हिंदी हो, जो भी आपके रीजनल लैंग्वेजेस हैं आपको उस पर काम करना चाहिए। सो एक स्ट्रगल आता था आई थिंक कि फैमिली को कन्विंस करने में, बिकॉज आई थिंक जो आपकी सराउंडिंग है वहाँ पे सब लोग का ओपिनियन एक है, एंड जब एक मत होता है तो आई थिंक उस चीज़ को कन्विंस करना एज अ किड, आई थिंक 16-17 साल के जब आप होते हैं तो वो चीज़ आपको समझ नहीं आती है, ना वो समय के साथ जब आपकी ग्रूमिंग होती है तब आपको पता चलता है कि आपको वो चीज़ प्रूव करके दिखानी है। एंड आई थिंक जब वो फैमिली को मैंने अपनी वो चीज़ प्रूव किया, इतने सालों में अपने आप पे काम किया, अपनी स्किल्स पे काम किया, एंड फाइनली जब मैंने पहला गाना उनको सुनाया तो वो नरेटिव उनका बदल गया, बिकॉज उनके सामने कई सारे एग्जाम्पल्स भी आ गए थे जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया है, प्रतीक कुहार, राघव म्याटिल, या और भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, औरोरा हैं जैसे जो नॉर्वे के आर्टिस्ट हैं, लेकिन ग्लोबली शी इज़ नोन फॉर सिंगिंग इन इंग्लिश। शकीरा आई थिंक इतने सालों से बड़ा एग्जाम्पल है कि वो कोलंबियन आर्टिस्ट होते हुए ग्लोबली इतनी वो फेमस है कि पीपल ग्रूव टू देयर सॉन्ग्स। इंडियन म्यूजिक में आप देखोगे कि इंडियन मैरिजेस में वाका वाका इज वन ऑफ द ट्रैक्स व्हिच इज प्लेड ऑफन। सो धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन के साथ आई थिंक लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी बदलती जा रही है, एंड जनरेशनल शिफ्ट के साथ वो एक्सेप्टेंस भी बदलती जा रही है, एंड आई थिंक दैट इज हेल्प माई फैमिली टू अंडरस्टैंड कि हाँ इसमें भी करियर बन सकता है, इंग्लिश इंडस्ट्री में भी एक करियर बनाया जा सकता है। म्यूजिकल जर्नी के दौरान मेरे कई सारे फेवरेट आर्टिस्ट रहे हैं, लेकिन जिनसे मेरा सबसे ज़्यादा जुड़ाव रहा है, जिनको मैं बोलता हूँ कि जिनकी वजह से मैंने स्टार्ट किया ये सब, एक बैंड होता था, एंड आई थिंक बिफोर आई टॉक अबाउट दैट आई जस्ट से आई थिंक उस बैंड का एक मेंबर लियम पेन जस्ट पास्ड अवे, सो विच इज़ अ वेरी लाइक टेरिबल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, आई थिंक जो वन डायरेक्शन को फॉलो करते थे, एंड ये कुछ दिन पहले ही हुआ, एंड आई थिंक लियम पेन वाज आल्सो वन ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ द एंटायर बैंड जिससे मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। दो ज़ेन मलिक इज द इंस्पिरेशन आई ड्रू एंटायरली फ्रॉम, बट आई थिंक
दो वोकलिस्ट ऐसे थे, लियम पेन और ज़ेन मलिक, जिनकी वोकल्स से मैं बहुत ही इंस्पायर हुआ था एंड मुझे गाना और आगे बनाने का एक इंस्पिरेशन मिली कि मुझे बनाना चाहिए, स्पेशली पॉप में मुझे गाना बनाना चाहिए। एंड इसके आगे की जर्नी आई थिंक जैसे जैसे मैं इवॉल्व होता गया म्यूज़िकली एंड दिमाग में आपकी जो एक सर्टेन रिजिडिटी रहती है वो धीरे धीरे हटती रही। तो जैसे ज़्यादा जॉनर्स के गाने मैंने सुनना स्टार्ट किया, इंडी आर्टिस्ट जैसे मैंने प्रतीक कुहाड़ का काफ़ी नाम लिया, उन जिस तरह के वो गाने बना रहे थे वो भी मुझे समझ में आने लगे। स्पेशली राघव न्याटिल ने इंडिया में जब म्यूज़िक इंडस्ट्री में चेंज किया तो आई थिंक एक इंस्पिरेशन वो रहे कि इसको करना चाहिए। एंड आई थिंक बिगेस्ट इंस्पिरेशन कंसिस्टेंसी वाइज एंड म्यूजिकल वाइज आई थिंक लाना डेल रे का भी रहा है, बिकॉज लाना डेल रे 2011 से वो गाना बना रही थी, लेकिन इंडस्ट्री ने उतना उनको एक्सेप्ट नहीं किया। बिकॉज जब आप कोई चीज़ नया करने की कोशिश करते हो, ज़रूरी नहीं कि सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे, उस दौरान आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। एंड इतने सालों बाद लाना डेल रे बीबीसी के प्रोग्राम्स में परफॉर्म कर रहे हैं, ऑडियंस बेस उनका इतना ज़्यादा है। सो ऐसे कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मेरी जर्नी अगर मैं देखता हूँ कि इंग्लिश म्यूज़िक को जो लेकर रेजिस्टेंस था, मैं रिलेट कर पा सकता था कि अगर उन आर्टिस्ट ने किया। रिहाना थी, देखा जाए तो रेसिज्म की बात होती है तो वाइट शैल रन द इंडस्ट्री फॉर द एंटायर इंग्लिश म्यूजिक, बट रिहाना ने बीइंग अ वुमेन ऑफ कलर होते हुए पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट किया है। सो आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द इंस्पिरेशंस बिहाइंड दैट ऑल्सो। सो ऐसे कई सारे आर्टिस्ट हैं, इंडियन आर्टिस्ट भी हैं, आप कह सकते हो लता मंगेशकर जी, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, जिन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया है म्यूजिकल जर्नी में, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट।